क्या बात है कौशल बाबू, बड़े हैंडसम लग रहे हो नई साइकिल पे। लेना ही थी तो नई बाइक ले लेते। मुकेश जी ने कौशल की नई ब्रांडेड बाइसिकल को देखकर कहा, अरे सर, मैं बाइक लेने ही गया था, लेकिन मुझे तो ये साइकिल अच्छी लगी। पिछली वाली से अच्छी है ना। और ये देखिए, इसकी बैक सीट भी कितनी अच्छी है। पैडल भी, हैंडल भी कितने अच्छे हैं। गहरा नीला रंग कितना परफेक्ट लुक दे रहा है इस मॉडल को। कौशल अपने नई साइकिल की एक एक खूबी मुकेश जी को बता रहा था, जैसे कोई बच्चा नए खिलौने को देखकर बहुत उत्सुकता के साथ उसकी पूरी जांच पड़ताल कर रहा हो। मुकेश जी मुस्कुरा रहे थे। इतना खुश उन्होंने कौशल को कभी नहीं देखा था। चलो अब जाकर डेस्क का काम कर लो, फिर शाम को कंप्यूटर क्लास लेने भी तो जाना है कौशल बाबू। मुकेश जी फिर रहस्यमय हंसी हंस पड़े और इस बार कौशल शर्माते हुए बोला, नहीं नहीं, वो आपको किसने कहा? अरे तुम्हारी मम्मी पापा की सेटिंग मैंने ही करवाई थी कौशल बाबू। वो भी उस जमाने में जब पिक्चर देखकर आते थे टॉकीज में, तो घर में बाऊजी जमकर सुताई करते थे। मुकेश जी ने अपनी तोंद और आंखों के चश्मे को एक साथ ठीक करते हुए ठहाका मारा। वो जानते थे कि अपने माँ पापा के बारे में सुनकर कौशल विचलित हो जाता था, इसलिए हमेशा बेतहाशा ठहाके लगाते हुए कौशल से उसके माँ पापा की बातें करते थे, ताकि वो विचलित न हो और शायद उसके मन में कड़वाहट थोड़ी कम हो सके। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हार्डवेयर को समझना जरूरी होता है। जैसे कि ऋत्वी बोलते बोलते अचानक रुक गई। उसने क्लास के दाईं तरफ सबसे पीछे के कंप्यूटर डेस्क पर बैठे कौशल को देखा। क्या मेरा पीछा कर रहा है? यह ख्याल तुरंत ही ऋत्वी के दिमाग में आया, लेकिन उसने पहले क्लास खत्म करना जरूरी समझा और दोबारा बोलना शुरू किया। सबको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में अच्छे से समझाकर नोट्स भी बनवाए। तुम बेसिक्स की क्लास में क्या कर रहे हो? ऋत्वी ने क्लास के बाद उससे पूछा। क्यों? यहां तो उम्र में मुझसे बड़े और छोटे स्टूडेंट्स हैं, तो फिर मैं इस क्लास में क्यों नहीं हो सकता? कौशल ने अपने नोट्स वापस बैग में रखते हुए कहा। तुम तो पढ़े लिखे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें कंप्यूटर के बेसिक्स भी नहीं आते? ऋत्वी उसके मुंह से वही उगलवाना चाहती थी जो उसके दिमाग में चल रहा था। हाँ, लेकिन कंप्यूटर सीखने का कभी मौका नहीं मिला। सरकारी स्कूल और कॉलेज में कंप्यूटर लैब कहां होती है, और अगर होती भी है तो उनकी हालत किसी से छुपी तो है नहीं। चिंता मत कीजिए, बेसिक्स पूरा होते ही मैं प्रोफेशनल कोर्स की क्लास स्टार्ट कर दूंगा, कौशल ने कहा और मुड़कर क्लासरूम से बाहर निकल गया। नई बाइसिकल अच्छी है आपकी? ऋत्वी ने कहा तो कौशल ने मुड़कर पूछा, और मैं? थोड़ी देर ऋत्वी को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, फिर आहिस्ता से क्लासरूम के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी शैतानी की मुस्कुराहट थी, जैसे कि अगले ही पल कोई बम फोड़ने वाली हो। अपनी हंसी रोकते हुए धीरे से बोली, हैंडसम, और तुरंत ही दरवाजे से ओझल हो गई। अब मुस्कुराते मुस्कुराते कौशल के गालों में दर्द होने लगा था। तब भी अपने पेट में उड़ रही तितलियों को काबू करने की कोशिश में मुस्कुरा रहा था। लगभग 1 महीने की बेसिक कोर्स निपटाकर कौशल ने उसी इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर के एक प्रोफेशनल कोर्स में क्लास लेना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें रमन सर पढ़ाया करते थे। इंस्टीट्यूट का सारा खर्च ऋत्वी के पापा ही देते थे और पूरी इनकम भी उन्हीं के पास जाती थी। स्टाफ में ऋत्वी और रमन के अलावा 3 टीचर, पिया, कोल्टन और संचित थे। नया साल नजदीक आ रहा था। इंस्टीट्यूट ने पटना शहर से बाहर कहीं घूमने और नया साल सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। सुबह 5 बजे ही कुछ स्टूडेंट्स और स्टाफ एक बस के जरिए देवसराय पहुंचे। सभी ने एक ढाबे पर नाश्ता किया और देवसराय में बने ऐतिहासिक स्थलों को जी भरकर घूमा। मौर्यकालीन महल, किले, दुर्ग, बावड़िया, मंदिर, कुएं और अन्य जगह घूमते घूमते उन्हें रात हो गई। ऋत्वी सबको अपने पापा के दोस्त अगम अंकल की हवेली घुमाने भी ले गई। रानी महल को एक होटल का रूप दे दिया गया था, जो कि देवसराय किले के सबसे पास था। सभी ने जाकर आराम किया, डिनर किया और होटल में होने वाली रात की न्यू ईयर पार्टी के लिए तैयार होने लगे। आज कौशल बहुत ज्यादा खुश था।
बेसिक्स की क्लास पूरी होने के बाद उसकी ऋत्वी से कम बात हो पाती थी, लेकिन अब वो अच्छे दोस्त थे। कौशल के लिए ये दोस्ती एक अनकहा प्यार थी और आज के दिन वो बहुत सारा समय उन्हें एक दूसरे के साथ बिताने को मिला था। और आज रात कौशल अच्छे से तैयार हो रहा था क्योंकि आज की पार्टी में वो ऋत्वी को प्रपोज करने वाला था। उसके रूम के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। शीशे के सामने खड़ा कौशल कांप गया। उसके साथ रूम में 2 स्टूडेंट और थे जो पहले ही पार्टी के लिए जा चुके थे। कौशल बहुत ज्यादा नर्वस होने की वजह से बार बार अपनी टाई ठीक से बांधने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे देर हो गई और वो अकेला ही रूम में था। लेकिन वो अपने रात के डर को कैसे भूल सकता था। ओह शिट, मैं तो डायरी घर पर भूल आया। डायरी की याद आते ही कौशल को घुटन महसूस होने लगी। अब अपने डर से लड़ने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं थी। दरवाजे पर दस्तक हर बीतते पल के साथ तेज होती जा रही थी और आखिरकार कौशल, एक जानी पहचानी आवाज सुनकर कौशल की जान में जान आई, लेकिन तब तक वो पसीना पसीना हो चुका था। दरवाजा खोलते ही सामने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में खड़ी ऋत्वी को देखकर उसका दिल 1 मिनट की अपनी धड़कनों में से कितनी धड़कनें खुद ही निकल गया और बदले में पेट में तितलियां जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। ऐसी हालत में कौशल को कुछ सूझा ही नहीं कि क्या बोले। वो बस ऋत्वी के सांवले रंग और उसकी साड़ी के गुलाबी रंग के एक साथ मिलने से हुए चमत्कार को दिल थाम कर बस देखते रहना चाहता था। रेडी? ऋति ने अपनी बहू को धनुष की प्रतिज्ञा की तरह तानते हुए पूछा। इतनी देर तक दरवाजे पे इंतजार करते हुए उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। हाँ हाँ, बस रेडी हूं। वो टाई नहीं बांध पा रहा था, इसलिए देर हो गई, कौशल ने बेचारगी से मुस्कुराते हुए कहा। अरे बस इतनी सी बात, रुको मैं बांध देती हूं। ऋत्वी अंदर आई और कौशल के हाथ से टाई छुड़ाकर उसके गले में अच्छे से बांध दी। नए साल पर एक नई बात पता चली, कौशल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? कि तुम मुझसे 1 इंच ज्यादा लंबी हो। कौशल के साथ साथ ऋत्वी भी हंस पड़ी। मुझे भी इस साल में एक नई बात पता चली, ऋत्वी ने रहस्य बनाते हुए कहा। क्या? कौशल ने पूछा। कि ब्लैक सूट और ब्राउन टाई में तुम जरा भी हैंडसम नहीं लगते। ऋत्वी हंसी, लेकिन अब कौशल ने इस हंसी में उसका साथ नहीं दिया तो वो चुप हो गई। क्या हुआ? अपनी दोस्त की बात का ही बुरा मान लिया? ऋत्वी ने पूछा। नहीं, तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझे हैंडसम कहा था? कौशल ने उम्मीद से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ तो? ऋत्वी ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए पूछा। तो उस दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया और आज मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूं, नीचे सबके सामने। इसलिए सोचा कि एक बार तुम्हें बता दूं, वरना कहीं सबके सामने तुम नाराज ना हो जाओ। कौशल ने सहज दिखने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर ऋत्वी बिल्कुल सहज नहीं रह पाई थी। उसकी मुस्कुराहट की जगह आश्चर्य ने ले ली थी। होटल के पार्टी हॉल में सब लोग बेसब्री से रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे, पर ऋत्वी एक कोने में उदास बैठी हुई थी। अभी अभी जो कौशल के रूम में उन दोनों के बीच बहस हुई थी, उसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। इतने में रमन सर आकर ऋत्वी से कुछ कहने लगे। ऋत्वी देख ही नहीं पाई कि कब कौशल रानी महल के होटल से बाहर निकल गया था। आज की रात ने कितना दर्द कौशल को दिया था, उतना दर्द किसी रात ने नहीं दिया था, चाहे वो रात उसके लिए कितनी ही डरावनी क्यों न रही हो, क्योंकि हर रात उसे अपने दिमाग के डर से लड़ना पड़ता था, लेकिन आज उसे अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल के दर्द से लड़ना था। होटल की भीड़ भाड़ से दूर कौशल किले की ओर चल दिया। हर कदम उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मौत की ओर बढ़ता जा रहा है। मौत जिसका कोई अंत नहीं, जहां उसके साथ और कोई नहीं, कोई भी नहीं। वो दिन में भी सबके साथ किला घूमने आया था। किले के सही सलामत बचे हिस्से में ही घूमने की इजाजत थी। किले का 1/3 हिस्सा
खंडहर में बदल चुका था। वहां कोई नहीं आता था, क्योंकि कोई भी बड़ा सा पत्थर अगर किसी के ऊपर गिर जाता तो उसे ऊपर ही जाना पड़ता। कौशल उसी हिस्से की ओर चला जा रहा था। बराबर बरस रही आंखों को पोंछते हुए किसी रूठे बच्चे की तरह कौशल जल्दी जल्दी चलता जा रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अंधेरे खंडहर में वो कहां चला जा रहा था। वो जानता था कि किसी भी वक्त उसके दिमाग के डर खौफनाक वहन बनकर उसके सामने आ सकते थे, लेकिन आज वो लड़ना नहीं चाहता था। आज वो हार जाना चाहता था, और शायद उसका पहला डर उसके सामने आया। उसे लगा कि उसका एक पैर जमीन में धंस गया है, और फिर दूसरा, और फिर वो पूरी तरह जमींदोज हो गया। वर्तमान समय में इसके आगे की मेमोरी ब्लैंक आ रही है। भरत, तुम सही से स्कैन कर रहे हो ना? प्रोफेसर ने परेशान होते हुए भरत से पूछा। कौशल के इसके अगले क्रम की स्मृति मैंने ही नष्ट कर दी थी आचार्य। इसका कारण यह है कि यह स्मृति मेरी स्वतंत्रता से संबंधित थी, एवं स्वयं से संबंधित हर घटना एवं तथ्य गुप्त रखना एक गुप्तचर का प्रथम कर्तव्य है। मैंने उसी कर्तव्य का पालन किया, परंतु किसी मानव मस्तिष्क के पर्यवेक्षण का यह प्रथम अवसर था, अतः मुझसे उस प्रक्रिया में एक चूक हो गई थी। मेरी स्वयं की कुछ स्मृतियां कौशल के मस्तिष्क में चली गई थी, जिसके संबंध में कौशल ने मुझे कुछ दिवस पश्चात बताया भी था। परंतु मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित हूं कि मेरी वह स्मृति मुझे कौशल के मस्तिष्क में दिख नहीं रही है। भरत ने भी परेशान होते हुए कहा। इसका मतलब यह है कि कौशल के दिमाग पर किसी और ने भी अपनी पावर्स का यूज किया है। ओह नो! अगर भेदक का कोई शैतान पहले ही कौशल का ब्रेन पढ़ चुका है, तो वो हमारे डेटाबेस को इनकोड कर लेगा और उसे पता चल जाएगा कि इंडियन सुरक्षा एजेंसी का नकली डेटाबेस है। तब सुरक्षा एजेंसी का असली डेटाबेस खतरे में पड़ जाएगा। प्रोफेसर ने अपना सिर पकड़ लिया और बाकी सारे टीम मेंबर्स भी हैरान परेशान एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह संभव नहीं है आचार्य। जिस समय मेरी कुछ स्मृतियां कौशल के मस्तिष्क में चली गई थी, उसी समय कौशल का मस्तिष्क एक सकारात्मक ऊर्जा के सुरक्षा कवच में आ चुका था। उसके मस्तिष्क का पर्यवेक्षण मैं ही कर सकता था, अथवा मेरे जैसी कोई सकारात्मक शक्ति ही कर सकती थी। भेदक एक नकारात्मक शक्ति है और उसके शैतान भी। वे कभी भी कौशल के मस्तिष्क का पर्यवेक्षण नहीं कर सकते। यदि भूलवश कौशल के मस्तिष्क में गई मेरी कुछ स्मृति अब उसके मस्तिष्क से विलुप्त हो चुकी है, तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि किसी दुर्घटना में उसके मस्तिष्क का वो भाग चोटिल हुआ होगा जिसमें वो स्मृति संचित थी। भरत ने प्रोफेसर को समझाया। मेरी परेशानी की वजह यही है भरत, कि उसकी मेमोरी डिलीट नहीं हुई है, बल्कि ब्लैंक स्पेस शो हो रहा है। खाली जगह दिख रही है मुझे। इसका मतलब ये है कि वो मेमोरी उसकी दिमाग में उसी जगह है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर भेदक के किसी शैतान ने यह काम नहीं किया है, तो किसी और ने किया होगा। कोई शक्तिशाली ऊर्जा ही किसी के दिमाग में कोई मेमोरी इतने सीक्रेट ढंग से छुपा सकती है। भरत, तुम भी अच्छी तरह जानते हो ये, प्रोफेसर ने कहा। तो क्या करें सर अब हम? क्या हम कौशल को इस प्रोसेस से हटा दें? क्योंकि उसका ब्रेन अब उतना सेफ ऑप्शन लग नहीं रहा है हमारे डेटा के लिए, एक स्टूडेंट ने कहा। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं। जैसा कि भरत ने कहा, कोई अच्छी शक्ति ही कौशल के दिमाग तक पहुंच बना सकती है। इसलिए हम फिलहाल वही करेंगे जो कर रहे थे। लेकिन कौशल की इस खाली मेमोरी का राज भी पता करना होगा, क्योंकि ये मेमोरी भरत से जुड़ी है और भरत से उन शैतानों की सीधी दुश्मनी है जो हमारे देश के भी दुश्मन हैं। प्रोफेसर ने सबको समझाया। ऋत्वी सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। भरत उसकी मनोदशा अच्छे से समझ रहा था। कौशल और ऋत्वी के रिश्ते को उसने बहुत करीब से महसूस किया था। वो जानता था कि ऋत्वी और कौशल हमेशा ही अपने देश को आगे रखेंगे,
लेकिन उन दोनों की एक दूसरे के लिए फिक्र भी वो अच्छे से समझता था। प्रोफेसर लगातार सबको निर्देश दे रहे थे और अपनी डायरी को भी देखे जा रहे थे। बाहर के रूम में अगम उन्हें शहर की सारी अपडेट दे रहे थे। हर खबर सबकी चिंता और बढ़ा देती थी, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए उस जरूरी काम को अंजाम देने का जज्बा और बढ़ता जाता था। क्या हुआ अगम? आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? क्या हमारे किसी और सीक्रेट एजेंट को फिर से निशाना बनाया गया है? प्रोफेसर ने घबराए हुए अगम को अपनी ओर आते देखकर चिंता से कहा। नहीं प्रोफेसर साहब, हमारे 4 सीक्रेट एजेंट की फैमिलीज गायब है। वो चारों इस टाइम दूसरे रूम में बाकी की टीम के साथ काम में लगे हुए हैं। हमारे एजेंट्स की इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे दुश्मनों तक पहुंच रही है, वो अभी तक हमारी सुरक्षा एजेंसी का डाटाबेस हैक नहीं कर पाया है। फिर भी उन्हें इतना सब पता चल गया। इसका मतलब यही है कि विवेक सर हार चुके हैं। उन शैतानों ने उनके मन पर कब्जा कर लिया है सर। अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम विवेक सर को उन शैतानों के चंगुल से छुड़ा ले, या फिर अब उन्हें इस दुनिया से जाने दे। अगम का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था और ऋत्वी आंखें फाड़कर उन्हें देख रही थी। यह किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता अगम महोदय। विवेक महोदय अब मनुष्य नहीं है और उनकी आत्मा 13वीं से पूर्वी संसार से मुक्त नहीं हो सकती। भरत ने अगम को समझाया। वो ऋत्वी की आंखों को बरसते हुए भी देख पा रहा था। उसे पता था कि कुछ दिन पहले ही ऋत्वी के पिता विवेक जी ने ऋत्वी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। अब उनकी आत्मा भी इन शैतानों के कब्जे में है। ऋत्वी अपने पापा की आत्मा की मुक्ति से पहले ही उन शैतानों से छुड़ाना चाहती थी। उनसे एक बार बात करना चाहती थी, उन्हें गले लगाना चाहती थी, उनसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी। यह सब भरत अच्छे से जानता था। सभी चिंता मग्न थे कि तभी ऐसा कुछ हुआ कि किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अगर हम पापा को उन शैतानों से नहीं छुड़ा सकते तो उनकी मुक्ति ही एकमात्र रास्ता है। 13वीं से पहले भी अगर मैं सच्चे मन से पापा की आत्मा की मुक्ति की प्रार्थना करूंगी तो उन्हें जरूर मुक्ति मिलेगी। ऋत्वी ने सबसे कहा। उसकी आंखों में एक आंसू नहीं था और उसका चेहरा अपने निर्णय के गर्व से दमक रहा था। तुम अपने पिता से एक बार मिलना भी नहीं चाहती ऋत्वी बेटा? वो जाने से पहले तुम्हें जी भर कर देखना चाहते थे, तुमसे बात करना चाहते थे। प्रोफेसर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मेरे पापा ने यही सिखाया है मुझे सर, कि देश के ऊपर कभी कुछ नहीं हो सकता। सभी रिश्ते, सभी भावनाएं, सारी संपत्ति, सारा मान सम्मान, अपना खुद का अस्तित्व भी तभी सार्थक होता है जब ये सब कुछ देश प्रेम की भावना में विलीन होकर बलिदान कर दिया जाता है। पापा को ये कभी स्वीकार नहीं होगा कि मैं अपने स्वार्थ के लिए देश के प्रति अपने कर्तव्य को भूल जाऊं। वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से उनकी टीम के मेंबर्स खतरे में पड़ जाए। वो खुद इस वक्त उन शैतानों से आजाद होना चाहते होंगे ताकि वो उनके जरिए हम सबकी इंफॉर्मेशन हासिल ना कर सके। मैं हवेली के मंदिर में जा रही हूं पापा की मुक्ति की प्रार्थना करने। आप लोग अपना काम जारी रखिए, मैं बस आती हूं। कहकर ऋत्वी वहां से निकल गई और सब अपनी अपनी नम आंखों के साथ उसे जाते देखते रहे। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड भी आप सबको पहले एपिसोड की तरह बहुत पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं खुद को इस कहानी से आप जोड़ पाए होंगे, किसी किरदार से खुद को जोड़ पाए होंगे, उन किरदारों की भावनाओं से खुद को जोड़ पाए होंगे। अगला एपिसोड आपके और कहानी के बीच एक अहम कड़ी बनेगा, जिसमें आप जान पाएंगे हमारे गुप्तचर के इस दुनिया में आने के बारे में, उसके और कौशल के रिश्ते के बारे में और कौशल की जिंदगी के अनजान खतरे के बारे में। तो तैयार रहिए और सुनते रहिए देश प्रेम के कई रंग समझाती हुई कहानी